हेलो। कैसे हो दोस्तों? राजस्थान सेवानियम की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आपके कुछ पीछे की क्लास के क्वेश्चन से वो लेऊंगा सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों फिर बाद में मैं भूल जाऊंगा कि किस किस ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो दोस्तों पहले अपन पीछे की क्लासों से संबंधित जो आपकी क्वेरीज आ रही हैं उनके संबंध में मैं बातें करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान सेवानियम में अपन जो पहले के क्वेश्चंस की आपकी समस्याएं हैं उन पे मैं बात करूंगा। दोस्तों लाइफ लाइन क्लासेज में आपका मैं विक्रांत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों। अब दोस्तों अपन पहले की क्लास से संबंधित तो जो क्वेरीज है उनको एक एक करके लेता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों ये दिनेश शर्मा की एक क्वेरी है। दोस्तों दिनेश शर्मा जी क्या कह रहे हैं? दोस्तों ये कह रहे हैं कि अस्थायी कर्मचारी को असाधारण अवकाश। दोस्तों ये नहीं है, ये तो दूसरे स्टूडेंट की है किसी की। हम्म, हम्म, हम्म। दोस्तों एक अपन ने कल पीछे वाली क्लास में प्रसूति अवकाश के संबंध में पढ़ा था और उसके संबंध में ही एक क्वेरी है अपने भाई दिनेश शर्मा की। और वो क्वेरी में क्या पूछ रहा है? दोस्तों दो संतान है किसी महिला के। कितनी संतान हुई? दो संतान हुई, एक संतान हुई। प्रसूति अवकाश का उपयोग किया उसने, दूसरी संतान हुई। उस समय पर भी क्या किया? प्रसूति अवकाश का उपयोग किया। दोनों संतानों पे उसने प्रसूति अवकाश का उपयोग किया, लेकिन एक संतान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और अब वो महिला वापस से एक और संतान करना चाहती है। तो दोस्तों प्रसूति अवकाश प्रसूति अवकाश मिलेगा या नहीं, ये आपका क्वेश्चन था। दोस्तों क्या क्वेश्चन था? किसी महिला के दो संतान हुई, पहली संतान हुई उसने प्रसूति अवकाश का उपयोग किया, दूसरी संतान हुई तब भी उसने प्रसूति अवकाश का उपयोग किया, लेकिन एक संतान की उसकी मृत्यु हो गई। अब उसको एक संतान बची केवल। अब वो एक और संतान करना चाहती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उसको प्रसूति अवकाश का वो लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों। प्रसूति अवकाश का लाभ उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? ये साफ शब्दों में अपने नियमों में लिखा हुआ है कि किसी महिला ने पहले दो बार प्रसूति अवकाश का उपयोग कर लिया तो तीसरी बार उसको प्रसूति अवकाश तभी मिलेगा जब उसकी कोई भी संतान जीवित नहीं हो। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये एक संतान जीवित है तो तीसरी बार जब वो प्रसूति अवकाश लेना चाहेगी, तीसरी संतान करना जब चाहती है, तो उसको प्रसूति अवकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन डली हुई है। कोई भी संतान जीवित नहीं होगी, दोनों की डेथ हो जाएगी तभी तीसरी बार उसको मिलेगा। एक बच्चा जीवित है और दो बार मान लीजिए उसने यहाँ पे प्रसूति अवकाश का उपयोग नहीं किया, इच्छा से ही नहीं किया दूसरी संतान पे, तब वो वापस से इस समय पे वो प्रसूति अवकाश ले सकती है। यानी कि दो बार प्रसूति अवकाश का कोई कर्मचारी उपयोग कर सकता है केवल, और दो बार के बाद में केवल तभी मिलेगा जब उसके कोई भी जीवित संतान नहीं हो। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, ये तो आपका एक डाउट हुआ। एक दूसरा दोस्तों दूसरा डाउट है, इसी क्वेश्चन में दूसरा डाउट था आपका कि
डिलीवरी के समय मृत्यु हो गई तो दोस्तों ये स्थिति प्रसूति अवकाश की नहीं बनेगी, ये बनेगी मिसकैरेज। मिसकैरेज की स्थिति बनेगी गर्भपात। गर्भपात की स्थिति बनेगी तो दोस्तों ऐसी स्थिति में छह सप्ताह का उसको क्या मिलेगा, 6 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। ये अपन दोस्तों पढ़ के आए हैं, 6 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। 6 सप्ताह का उसको अवकाश मिलेगा। तो दोस्तों डिलीवरी के समय अगर मृत्यु हो गई बच्चे की तो दोस्तों मिसकैरेज या गर्भपात की स्थिति मानी जाएगी और उसको 6 सप्ताह तक का अवकाश मिलेगा। यानी कि 6 सप्ताह का अर्थ क्या हुआ, यानी लगभग उसको 45 दिन, 45 दिन का अवकाश उसको मिलेगा। तो दोस्तों ये 6 सप्ताह याद रखना है क्योंकि 6 सप्ताह का ही इसमें अपने राजस्थान सेवा नियमों में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका नियम संख्या 103 से संबंधित डाउट। अब दोस्तों अगला एक दोस्त का किसी का अगला एक और क्वेश्चन है। दोस्तों पूनम जी का क्वेश्चन क्या है, पूनम जी कह रही है कि सर एग्जाम आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों एग्जाम आगे बढ़ने के बारे में दोस्तों अभी मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, लेकिन हाँ इतना है अगर एग्जाम आगे जाएगी तो अभी जो पॉसिबिलिटी बनी हुई है और जो आपके जो बेरोजगार नेता हैं ये जो स्थिति बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर सितंबर में एग्जाम नहीं हो पाएगा। उनका कहना है ऐसा दोस्तों, उनका कहना है ऐसा। और वो ये कह रहे हैं अगर चेयरमैन चाहेगा तो दोस्तों अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको मात्र 1 मंथ ही तो अधिक मिल रहा है, 1 महीना ही तो अधिक मिल रहा है आपको। तो दोस्तों 1 महीना ही तो अधिक मिल रहा है तो आपको तैयारी रेगुलर रखनी है, कोई ज्यादा दूर एग्जाम नहीं जाएगी कि 6 महीने आगे नहीं जाएगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर सितंबर में एग्जाम नहीं होगा, वर्तमान चेयर हरिप्रसाद शर्मा जी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। अब उसके कारणों में तो मैं नहीं जाऊंगा, इस्तीफा देने के कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, कारण जो बता रहे हैं वो कारण तो कोई कारण है नहीं, लेकिन वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में नया जब चेयरमैन आएगा उसको कार्य संभालने में, और अभी राज्य सरकार ने उसके इस्तीफे पे भी कोई निर्णय नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में नए व्यक्ति की जब नियुक्ति होगी तो वो आते ही एग्जाम संपादित नहीं करा पाएगा, वो पूरी प्रक्रिया को समझेगा। उससे पहले दोस्तों अपना 1 महीना के लगभग ही बचेगा, 17 तारीख से 17 एक महीना बचेगा। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों आपको अगर मान लीजिए 17 सितंबर की जगह वो 5 अक्टूबर डेट दे देता है या 10 अक्टूबर डेट दे देता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 10 दिन ही अधिक मिलेंगे, 10-20 दिन अधिक मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में अपनी तैयारी को दोस्तों कम ना होने दे, तैयारी में पूरा समय लगे रहें दोस्तों। ज्यादा दूर नहीं जाएगी दोस्तों, 1 महीना अधिकतम आगे जा सकती है एग्जाम, इससे आगे नहीं जाएगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बनाए रखें, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, तैयारी को कमजोर नहीं होने दें और अपनी रूटीन को भी खराब ना करें कि एग्जाम गया आगे। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने आगे गया दोस्तों, चुनावी साल है। जस्ट अगर वो नया चेयरमैन की जैसे ही नियुक्ति होगी तो दोस्तों वो अक्टूबर में भी आपके एग्जाम करा सकता है, अक्टूबर प्रारंभ में भी करा दे, अक्टूबर एंड में भी करा दे, अंत में भी करा सकता है। तो दोस्तों आप ज्यादा इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब अगला हुआ अस्थायी कर्मचारी को। अब दोस्तों एक क्वेरी और है, सक्सेस पॉइंट कोई है, सक्सेस पॉइंट है, पता नहीं क्या नाम था दोस्तों, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों इसकी क्वेरी क्या है, ये दोस्तों ये कह रहा है कि स्थायी कर्मचारी को दोस्तों स्थायी कर्मचारी को अगर अध्ययन के लिए अगर दोस्तों स्थायी कर्मचारी अध्ययन के लिए अवकाश लेता है, और कौन सा अवकाश लेता है, असाधारण अवकाश लेता है, तो दोस्तों उस कर्मचारी को 2 वर्ष तक का असाधारण अवकाश
असाधारण अवकाश दे होगा। दोस्तों ये तो स्थिति क्या बनी, ये तो किसी का क्वेश्चन था, कोई सक्सेस पॉइंट या कुछ ऐसा करके कोई स्टूडेंट का है, उसका क्वेश्चन क्या था कि सर अगर स्थायी कर्मचारी को असाधारण अवकाश अधिकतम कितने मिलेगा। तो दोस्तों अवकाश के लिए उसको, अगर वो अध्ययन के लिए अवकाश लेता है तो उसको असाधारण अवकाश 2 वर्ष का मिलेगा, अन्यथा दोस्तों कोई लिमिट नहीं है इसकी। लेकिन दोस्तों 5 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति, 5 वर्ष से, दोस्तों एक पॉइंट लिख रहा हूं यहां, 5 दोस्तों 5 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति अवकाश पर नहीं रह सकता। दोस्तों 5 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति अवकाश पर नहीं रह सकता। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जैसे उसने उपार्जित अवकाश का उपयोग करेगा, फिर वो मान लीजिए अर्ध वेतन अवकाश का उपयोग करेगा, मेडिकल भी ले लेगा, जितने भी उसको अवकाश मिल रहे वो लेने के बाद वो जितना समय उसका बचेगा 5 वर्ष में, उतने असाधारण अवकाश एक स्थायी कर्मचारी ले सकता है। 5 वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति अवकाश पे रहता है या अनुपस्थित रहता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, स्थायी कर्मचारी के अवकाश की कोई सीमा नहीं दे रखी, लेकिन कोई भी कर्मचारी अधिकतम 5 वर्ष तक अवकाश में रह सकता है। वो उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, जो भी उसके खाते में अवकाश है उनका उपयोग करने के बाद जितना समय बचेगा 5 वर्ष में, उतने असाधारण अवकाश ले सकता है। दोस्तों अगर अध्ययन के लिए ले रहा है तो 2 वर्ष तक वो असाधारण अवकाश ले सकता है, अन्य परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक असाधारण अवकाश पे नहीं रह सकता है। ऐसा कोई राजस्थान सेवा नियमों में स्थायी कर्मचारी के लिए असाधारण अवकाश की कोई लिमिट नहीं दे रखी। तो दोस्तों ये अधिकतम ये 5 वर्ष वाली ही लिमिट काम करेगी। तो दोस्तों ये हुआ आपका डाउट क्लियर। अब दोस्तों आगे मैं एक एक पॉइंट आप आज की क्लास पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप आज की क्लास के जो भी अपनी स्लाइड्स हैं उनके एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको बाद में याद करने के लिए आपके पास उपलब्ध रहे, पढ़ने के लिए उपलब्ध रहे और नोट्स बनाने के लिए उपलब्ध रहे। तो दोस्तों पेज आज की क्लास के, दोस्तों ये जो अभी तक मैं बातें कर रहा था ये पहले की क्लासों के कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, उनको लिया था अपन ने। और एक और, हाँ एक 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 डाउट और याद आ गया मेरे को, किसी स्टूडेंट ने एक और डाउट पूछा है अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले। ये आयु वाला दोस्तों नियम 8, इसके संबंध में, आयु के संबंध में दोस्तों मैंने स्थिति आपको स्पष्ट कर दी। दोस्तों जर्नल है, कोई जर्नल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो दोस्तों वो कितने 40 वर्ष तक आवेदन कर सकता है राजकीय सेवा में अधिकतम, ठीक है। अदर राज्य की महिला है, अन्य राज्य की महिला है, अन्य राज्य का पुरुष है, अन्य राज्य का पुरुष है तो दोस्तों वो राजस्थान के अंदर जब किसी भी आवेदन करने आएगा किसी नौकरी के लिए तो किस में काउंट होगा, जर्नल में काउंट होगा। तो दोस्तों वो भी अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। जो जर्नल कैटेगरी का पुरुष अभ्यर्थी है वो भी 40 वर्ष तक आवेदन कर सकता है, अन्य राज्य का पुरुष अभ्यर्थी है वो भी 40 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। अब बात हुई महिलाओं की, अन्य राज्य की, दोस्तों अन्य राज्य की, दूसरे राज्य की महिला है, उसको दोस्तों महिला होने की 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों वो 45 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। दोस्तों अगर राजस्थान की महिला है और जनरल कैटेगरी की है तो वो भी 45 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। और दोस्तों ओबीसी, एमबीसी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी का पुरुष है वो भी 45 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। आपका क्वेश्चन यही था दोस्तों, पुरुष रिजर्व कैटेगरी का पुरुष है कोई, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी का, तो 45 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। और दोस्तों राजस्थान इन्हीं कैटेगरी की, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी की, कोई रिजर्व कैटेगरी की अगर महिला है
तो दोस्तों वो 45 वर्ष तो उसको महिला होने की छूट मिली, 5 वर्ष ओबीसी कैटेगरी को वो 50 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। दोस्तों वैसे मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका, पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है रिजर्व कैटेगरी के लिए। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, आप इसके लिए आपका विज्ञापन जो आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट की जो अभ्यर्थना है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं दोस्तों। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल अपडेटेड बता रहा हूं। 2020 में मैंने इसकी अधिसूचना का भी वर्णन किया था। 2020 में दोस्तों ये संशोधन किया गया है। इससे पहले जो 42 वर्ष वाला था वो प्रावधान था। तो दोस्तों ये तो हुई अपनी पीछे की बातें। अब दोस्तों मैं एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले ले आज की क्लास के लिए। एक पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों यहां तक के पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक एक नियम आज की क्लास के समझते हैं। दोस्तों नियम संख्या 104 क्या कहता है, प्रसूति अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है। दोस्तों संयोजन अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए किसी महिला ने 180 दिन का प्रसूति अवकाश ले लिया और 15 दिन का उसने उपार्जित अवकाश, तो दोस्तों वो टोटल 195 दिन एक साथ अवकाश पर रह सकती है, अवकाश पर रह सकती है। तो इसको क्या कहेंगे, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ प्रसूति अवकाश का संयोजन कहेंगे। इसी को संयोजन कहते हैं। यानी कि 2 प्रकार के अवकाशों का एक बार छुट्टी लेना, एक साथ छुट्टी लेना, उसको संयोजन कहते हैं। जैसे कि किसी कर्मचारी ने 15 दिन का पूर्ण वेतन अवकाश यानी कि उपार्जित अवकाश लिया और 15 दिन का दोस्तों अर्ध वेतन अवकाश लिया और 30 दिन छुट्टी पर रह गया, तो 2 प्रकार के अवकाशों का संयोजन हो गया। तो इसी प्रकार प्रसूति अवकाश के साथ में किसी भी प्रकार के अवकाश का संयोजन किया जा सकता है। दोस्तों ये चिकित्सालय अवकाश के संबंध में नियम प्रारंभ हो गए नियम संख्या 105 से। दोस्तों चिकित्सालय अवकाश किन किन कर्मचारियों को मिल सकता है, दोस्तों नियम संख्या 4 प्रसूति अवकाश का अन्य अवकाशों के साथ लेने के संबंध में था, एक लाइन का नियम है। नियम संख्या 5 किसके 105 से किसके लिए प्रारंभ हो गए, चिकित्सालय अवकाश के लिए प्रारंभ हो गए। दोस्तों चिकित्सालय अवकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलेगा या फिर क्या होगा, लिपि के अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी हैं कोई, उनको मिलेगा जिनका मासिक वेतन 21,000 से कम रहा हो। भर्ती होने की दिनांक को जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जब उसको मान लीजिए चिकित्सालय अवकाश, तो दोस्तों कोई न कोई उसको स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई उसको चोट पहुंची, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सालय अवकाश लेगा। कौन लेगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या अधीनस्थ लिपि के अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी को यह अवकाश मिलेगा। किस कर्मचारी को मिलेगा, जिसका वेतन 31,000 रुपए से कम वेतन प्राप्त कर रहा हो जिस दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है उस दिनांक को, तो ऐसी स्थिति में उसको चिकित्सालय अवकाश मिलेगा। आपसे पूछ सकता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सालय अवकाश कौन ले सकता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ले सकता है या लिपि के अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी ले सकते हैं, जिनका मासिक वेतन 31,000 रुपए से कम भर्ती होने के दिनांक को, तथा जिसका एवं और उसका कार्य कैसा होना चाहिए। चिकित्सालय अवकाश केवल उसी को मिलेगा जिसका कार्य भारी संयंत्रों मतलब भारी मशीनों पे काम करने का हो, विस्फोटक सामग्री को हाथ लगाने का, छूने का, जहरीली दवाओं आदि के संबंध में छूने का जिसका कार्य हो, हाथ में पकड़ना व जोखिम का कार्य करते हो, यानी कि कोई व्यक्ति भारी मशीनरी पे कार्य करता है, सरकारी व्यक्ति है या किसी केमिकल वेमिकल को उसको छूने का, हाथ लगाने का, खतरनाक केमिकल का उसका कार्य है, तो ऐसे व्यक्ति को बीमारी या चोट लगने पर उसके इलाज के लिए चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत हो सकता है। तो दोस्तों सीधे शब्दों में चिकित्सालय अवकाश के संबंध में यहाँ तक समझिएगा। सबसे पहले तो कर्मचारी क्या होगा, चतुर्थ श्रेणी होगा या अधीनस्थ कर्मचारी होगा, अधीनस्थ सेवा का कर्मचारी होगा। दोनों को अवकाश कब मिलेगा, जब उनकी तनख्वाह अगर 31,000 रुपए से कम है,
कम वेतन है और उनको जोखिम वाला कार्य कर रहे हैं, विस्फोटक सामग्री को हाथ लगाने का, पकड़ने का, भारी मशीनरी संयंत्रों पर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सालय अवकाश ले सकते हैं। बीमारी या चोट लगने पर इसके इलाज के लिए चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत हो सकते हैं। यदि दोस्तों कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 व कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत अगर उसको कोई क्षतिपूर्ति राशि मिलती है, बीमार होने पर, चोट लगने पर अगर उसको कोई क्षतिपूर्ति राशि मिलती है, तो दोस्तों अवकाश वेतन जो उसको मिलेगा, ये अवकाश जो चिकित्सा अवकाश मिलेगा, इसमें जो वेतन मिलेगा अवकाश का, उस अवकाश वेतन में से कम करके उसको दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति राशि को कम करके उसको भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ अपना नियम संख्या 105 के संबंध में। अब दोस्तों नियम संख्या 106 क्या कहता है? चिकित्सालय अवकाश में अवकाश वेतन। नियम संख्या क्या कहता है दोस्तों? अभी अपन ने चिकित्सालय अवकाश कब मिलेगा ये पढ़ा नियम संख्या 105 में। अब अपन देख रहे हैं नियम संख्या 106, चिकित्सालय अवकाश में अवकाश वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, सक्षम प्राधिकारी को छूट दी गई है, वो उचित समझे तो उपार्जित अवकाश के समान वेतन दे स्वीकृत कर सकता है चिकित्सालय अवकाश में, या अर्ध वेतन अवकाश के समान निर्धारित कर सकता है उसका वेतन। यानी कि जब उसका उपचार चल रहा होगा, चिकित्सकीय अवकाश पर होगा, तो अवकाश के दिनों का उसको वेतन या तो उपार्जित अवकाश के समान उसको वेतन दिया जा सकता है, या अर्ध वेतन अवकाश के समान यानी आधी तनख्वाह भी दे सकता है। ये सक्षम प्राधिकारी के ऊपर निर्भर है कि वो कैसा निर्धारित करता है, या तो उपार्जित अवकाश के समान वेतन दे सकता है या अर्ध वेतन अवकाश के समान। ये निर्धारित कौन करेगा? सक्षम प्राधिकारी जैसा भी निर्धारित करेगा उसी आधार पर उसको वेतन मिलेगा। दोस्तों नियम संख्या 107 हटा दिया गया है। नियम संख्या 108, चिकित्सालय अवकाश के साथ अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। या अवकाशों का संयोजन आ गया वापस से, अपन ये हर नियम में पढ़ते आ रहे हैं। प्रत्येक प्रकार के अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित करके आगे पीछे लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। नियम संख्या 108। नियम संख्या 109 दोस्तों प्रायोजिता। अब ये दोस्तों अध्ययन अवकाश प्रारंभ हो गए। नियम संख्या 109 से लेकर के 121A तक अध्ययन अवकाश है। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है अध्ययन अवकाश से संबंधित प्रावधान कहां से कहां तक नियमों में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी। तो नियम संख्या 109 से लेकर 121 तक अध्ययन अवकाश के संबंध में है। ये प्रायोज्यता यानी लागू होने के संबंध में है, केवल अध्ययन अवकाश पर लागू होते हैं। यानी कि ये जो 109 से लेके 121 तक ए तक जो नियम है ये किस पर लागू होंगे, इसके संबंध में नियम संख्या 109 दे रखा है। 109 कहता है कि 109 से 121A तक के नियम केवल अध्ययन अवकाश के मामले में लागू होंगे, ऐसा नियम संख्या 109 में कहा गया है। लागू नहीं होंगे, किन पे लागू नहीं होगा ये भी 109 में बताएगा। प्रायोज्यता, इसका हेडिंग ये प्रायोज्यता यानी लागू होना। आगे के जो नियम है 109 से 121 तक वो किस पे लागू होंगे, इसकी प्रायोज्यता के संबंध में नियम संख्या 109 है। अवकाश अध्ययन की लागू होने के संबंध में नियम संख्या 109 है। दोस्तों लागू किस पे नहीं होंगे? राज्य सरकार का विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, तकनीकी सेवा से संबंधित अनुसंधान के लिए अन्य देशों में प्रतिनियुक्ति पर कोई विदेश में चला जाता है, कोई व्यक्ति अनुसंधान कार्य करने राज्य सरकार का विशेष कार्य करने के लिए चला जाता है, तो उस पर ये अध्ययन अवकाश वाले नियम लागू नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों नियम संख्या 110 अध्ययन अवकाश की देयता। एक स्थायी राज्य कर्मचारी पाठ्यक्रम एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। दोस्तों एक स्थायी राज्य कर्मचारी है यानी कि कोई पक्का कर्मचारी है राज्य सरकार का, वो पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अध्ययन अवकाश लेता है। अध्ययन अवकाश लेता है तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम जिस पद पे वो कार्य कर रहा है ना, उस पद के लिए वो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। दोस्तों उपयोगी होना चाहिए। या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वो जाना चाहता है एक स्थायी राज्य कर्मचारी, तो वो वैज्ञानिक अनुसंधान उसी से संबंधित होना चाहिए जिस पद पर वो कार्य कर रहा है, उस पद पर आकर कार्य करने में उपयोगी होना चाहिए। जैसे दोस्तों ये सामान्यतः अध्ययन अवकाश चिकित्सकों द्वारा लिया जाता है। चिकित्सक होते हैं जब दोस्तों किसी रोग के इलाज के लिए नई तकनीक आ जाती है,
दोस्तों जब चिकित्सकों को किसी रोग के इलाज के लिए नई तकनीक आ जाती है, तो उस नई तकनीक को सीखने के लिए विदेश जाने के लिए या जहाँ पर भी वो तकनीक सिखाई जा रही है, चिकित्सक ये इस प्रकार का अवकाश लेते हैं नई तकनीक सीख के आने के लिए, इलाज करने की नई तकनीक सीख के आने के लिए ये अध्ययन अवकाश लेते हैं चिकित्सक। या सामान्यतः ऐसा देखा गया है। तो दोस्तों ये चिकित्सक जब ये अध्ययन अवकाश लेते हैं नई तकनीक सीखने के लिए, तो दोस्तों ये चिकित्सक दोस्तों चिकित्सा के प्रोफेशन में इनके काम आएगा, उपयोग आएगा दोस्तों। नई तकनीक सीख के आएंगे और ये चिकित्सक हैं, तो दोस्तों इनको इलाज करने में उपयोग आएगा, यानी कि जिस पद पर वो कार्य कर रहे हैं उस पद के लिए ये उपयोगी होगा ये पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक अनुसंधान। तो दोस्तों उसको अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, निम्न को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों 52 वर्ष से अधिक की आयु का अगर कोई कर्मचारी हो गया, स्थायी कर्मचारी, और वो चिकित्सकीय अवकाश लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 5-6 साल बाद रिटायर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको चिकित्सक फिर उसके पद के लिए उपयोग कब करेगा, वो उस जो चीज सीख के आएगा उसका उस पद के लिए वो उपयोग कब करेगा, उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में उसको नहीं दिया जाता। 52 वर्ष से अधिक की आयु के को अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। सेवानिवृत्ति आयु में 5 वर्ष से कम का समय शेष हो, उसको भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तो दोस्तों ऐसा सेना के मामले में होता है 5 वर्ष की, क्योंकि सेना में 15 वर्ष की आयु पूरे करते कभी भी सेवानिवृत्त हो सकता है व्यक्ति। तो सेवानिवृत्ति आयु में मात्र 5 वर्ष जिसके बचे हों, ऐसे व्यक्ति को भी अध्ययन अवकाश पे नहीं भेजा जाएगा। 20 साल हो गए जिसको नौकरी करते करते, अब वो दोस्तों क्या सीख के करेगा? 20 साल जिसको नौकरी करते करते हो गए, अब क्या सीख के करेगा? तो ऐसी स्थिति में भी उसको अध्ययन अवकाश नहीं स्वीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई अध्ययन अवकाश की देयता। तो दोस्तों अध्ययन अवकाश कब मिलेगा, किसको मिलेगा, समझिएगा। एक स्थायी राज्य कर्मचारी पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाता है, तो केवल वो उस पद के लिए उपयोगी होना चाहिए वो अध्ययन व पाठ्यक्रम, तभी उसको क्या मिलेगा, अध्ययन अवकाश मिलेगा। किनको नहीं दिया जाएगा? 52 वर्ष से अधिक के आयु के कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष बच रहे हैं उसको भी नहीं देंगे। 20 वर्ष की नौकरी हो गई जिसको सेवा करते हो गए उसको भी नहीं मिलेगा। दोस्तों 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि पर सेवा करने के लिए बंद पत्र भरकर देना होगा, यानी कि दोस्तों जो अध्ययन अवकाश पे जाएगा उस कर्मचारी को एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, बंद पत्र भरना पड़ेगा, एक अनुबंध करना पड़ेगा कि वो आने के बाद जब सीख के आएगा नई टेक्निक, या जहाँ विदेश से अनुसंधान करके या देश के अंदर जब वो कहीं अध्ययन करके आता है, अध्ययन अवकाश के लौट के आएगा, तो दोस्तों उससे एक बंद पत्र यानी कि एक तरह से एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा। उसमें लिखवाया जाएगा कि 5 वर्ष तक वो न्यूनतम आने के बाद सेवा करेगा, यानी कि नौकरी नहीं छोड़ेगा, सेवा करेगा, सरकारी सेवा करेगा। ये इसलिए प्रावधान किया गया दोस्तों, चिकित्सक अध्ययन अवकाश पे चले जाते थे नई टेक्निक सीख के, और आकर के क्या दे देते थे, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते थे सरकारी नौकरी से, और आकर के क्या करते थे, आकर के प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते थे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये शर्त जोड़ी गई कि 5 वर्ष तक न्यूनतम सेवा करेगा। तो दोस्तों अध्ययन अवकाश उपयोगी नहीं है। अध्ययन अवकाश का उपयोग नहीं करता है। मान लीजिए अध्ययन करने कोई कर्मचारी जाता है और वो असाधारण अवकाश का उपयोग करता है, अध्ययन अवकाश की जगह असाधारण अवकाश का उपयोग करेगा ना, तो उसको बंद पत्र नहीं भरवाया जाएगा। 5 साल की न्यूनतम सेवा करने का बंद पत्र केवल तभी भराया जाएगा जो अध्ययन अवकाश लेता है। साधारण अवकाश लेकर के अध्ययन करने जाता है तो दोस्तों बंद पत्र आवश्यक नहीं है। अभी मैं आपको पॉइंट समझा के आया हूँ कि कोई भी कर्मचारी अध्ययन के लिए दोस्तों 2 वर्ष का असाधारण अवकाश ले सकता है। तो वो दोस्तों अध्ययन के लिए अगर असाधारण अवकाश का उपयोग करता है, अध्ययन अवकाश का उपयोग नहीं करता है, तो दोस्तों बंद पत्र आवश्यक नहीं है उसके लिए। अस्थायी कर्मचारी 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अस्थायी कर्मचारी भी अध्ययन अवकाश ले सकता है। उसके लिए शर्तें हैं, 3 वर्ष की उसने नौकरी पूरी कर ली हो, और आरपीएससी परामर्श व नियमों के अंतर्गत वह योग्यता रखता हो और उस पद की जिस पे वो गया है, और दोस्तों उसको छूट दी जा सकती है अगर ये शर्तें पूरी नहीं कर रहा ना स्थायी कर्मचारी, जो अभी अपन ने पढ़ी आरपीएससी की, वो परामर्श पे नियुक्ति की गई हो या योग्यता रखता हो उस पद की 3 वर्ष की आयु, उसको छूट दी जा सकती है अगर वो सामाजिक उपयोग के लिए अध्ययन करने जा रहा है। तो ये तो सक्षम प्राधिकारी पे निर्भर हो गया, वो छूट प्राप्त कर सकता है।
अध्ययन अवकाश 3 वर्ष अधिकतम 2 वर्ष अधिकतम लिया जा सकता है। एक बार में 12 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि अध्ययन अवकाश पेंशन अध्ययन अवकाश पे असाधारण अवकाश लेके कोई व्यक्ति जाता है तो पेंशन और वेतन वृद्धि में उसको गणना उसको नहीं जोड़ा जाएगा। अध्ययन अवकाश को पेंशन की जब काउंटिंग करेंगे और वेतन वृद्धि को काउंटिंग करेंगे, यानी कि मान ले किसी कर्मचारी की 5 वर्ष बाद हर 5 वर्ष बाद वेतन वृद्धि होती है और बीच में वो 2 वर्ष अध्ययन अवकाश पे चला गया तो दोस्तों उसके 3 वर्ष ही काउंट होंगे। अगले 2 वर्ष बाद उसका वेतन में वृद्धि होगी। तो दोस्तों पेंशन और वेतन वृद्धि के लिए अध्ययन अवकाश को योग्य नहीं माना जाता है, जोड़ा नहीं जाएगा। अगर वो आते ही रिटायरमेंट लेना चाहता है तब की स्थिति है ये दोस्तों। ये तो हुई अपनी बातें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एक एक नियम का एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसी प्रकार से आप कमेंट करके बताते रहना। धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। राजस्थान सेवा नियम की यात्रा अपन जल्दी ही समाप्त करेंगे। आज अपन ने नियम संख्या 110 तक पहुंचा दिए हैं तो दोस्तों अपन अब 126 तक नियम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विदेश सेवा के नियम और कुछ नियम और हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों अब अपने नियम मान के चले 80% आपने सिलेबस मैंने आपका करा दिया है और जल्दी अपन समाप्त भी करेंगे। दोस्तों मैं आपका विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेज में ज्वाइन करने के लिए आने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। दोस्तों विश्वास बनाए रखो। राजस्थान सेवा नियम और दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम और ऑडिट, इन तीनों में जवाबदारी मेरी है। 20+ क्वेश्चन आपके सही कराने की। बस आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक एक पॉइंट को आपको याद करते हुए चलना है। आसान भाषा में समझा रहा हूं। एक एक पॉइंट को एक एक नियम को कंठस्थ याद करते हुए चलो, डेली पढ़ते हुए चलो। बाकी जिम्मेवारी मेरी है। 20+ क्वेश्चन आपके सही करवा दूंगा। एग्जाम में अपने पढ़ाए हुए में से 22 से 23 क्वेश्चन यूं के यूं मिल जाएंगे। एग्जाम होने के बाद जब अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए आएंगे तब मैं आपको दोस्तों यूं के यूं क्वेश्चन दिखा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।